हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। तो क्लास 9th ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा था, चलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में, है ना। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने 3 टाइप्स के इकोनॉमी के बारे में जाना था। पहला क्या था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा क्या था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरा आपका क्या था स्टूडेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 टॉपिक्स देखेंगे। पहला ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका लेसन है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो, शुरू किया जाए। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो एक सिंपल से भाषा में आप लोगों को बताती हूँ। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, देखो हमें जैसे क्या करना है ना, जो हम लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बिजनेस करना। ठीक है, तो जो हम बिजनेस करते हैं वो बस अपनी कंट्री के अंदर न करके जो दूसरे बाहर वाले देश है ना, उनके साथ अगर हम ट्रेड कर रहे, मतलब ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे समझिएगा, यानी पूरे वर्ल्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 देशों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्यारा भारत, और यहाँ पे कोई एक देश ले लो, चलो अमेरिका हम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब अमेरिका में कुछ अपने जो गुड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे मतलब हमारी कंट्री में कोई गुड्स है जो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब उसको हम कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देखो अगर हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाता है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो आपका अगला चैप्टर है ना ट्रेड, उसमें आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें देखोगे, चिंता मत करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो अपने कंट्री का सामान है वो हम अमेरिका में ले जा करके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करने से होगा क्या, तो देखो अगर हम अपना सामान इस वाले देश में अमेरिका में भेजेंगे तो अमेरिका का जो पैसा है वो कहाँ पर आएगा, हमारे भारत देश में आएगा। इससे क्या होगा, हमारे ही देश का विकास होगा, हमारे ही देश का डेवलपमेंट होगा, है ना। इसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हो कि अमेरिका से कोई सामान जो है वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, यानी कि मंगा भी सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिएगा कंट्रीज के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बिजनेस किनके बीच में हो रहा है, तो जो 2 देशों के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका किस में आता है स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। यानी हमें क्या करना है, वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है। बस अब एक बाउंड्री में सीमित हमें नहीं रहना है, मतलब खाली बस अपने देश नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ भी हमें बिजनेस वगैरह करना है। ठीक है, यानी आप ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या समझ सकते हो, देखो ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना, रुको बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक लाइन खींचती हूँ, है ना। ग्लोबलाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो सकता है, देखिए अलाइनिंग कंट्रीज इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये क्या है बताती हूँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वही बात तो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या हो सकता है कि अलाइनिंग कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो कंट्रीज की इकोनॉमी है उनको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अलाइन करना। अलाइन मतलब आप जानते हो ना क्या होता है अलाइन करना। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, और एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दे दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से तो क्या हुआ है, जो इकोनॉमी है, मतलब जो इकोनॉमी है वो पूरा के पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी बन पाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, देखो ग्लोबलाइजेशन का आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये भी तो आप लोगों को
मतलब जानना चाहिए ना, आपके मन में सवाल तो आया ही होगा। तो सुनो, वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है ना स्टूडेंट, बॉर्डरलेस इकोनॉमी। यानी कि जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो जैसे हमारे पास मतलब हमारा इंडिया है, ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, गुड्स को यहीं पे प्रोड्यूस करते हैं और यहीं पे हम सेल करते हैं, तो वो एक बाउंड्री के अंदर है ना, ये क्या है, बॉर्डरलेस इकोनॉमी नहीं है। ये तो हमारी कंट्री में ही गुड्स का प्रोडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे हम लोग गुड्स को सेल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी और देश के साथ क्या करते हैं, मतलब अपने रिलेशन रखते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर के बाहर जा रहे हैं, अपनी कंट्री का जो बॉर्डर है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स बॉर्डरलेस इकोनॉमी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक ये जो मेन पॉइंट है ना, इसे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लेस तो आ ही जाएगा, बॉर्डरलेस इकोनॉमी। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखो सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अगर आपने लेसन अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, फिर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप लोग उसको छोड़ के तो नहीं आओगे, आप लिख करके आओगे और सही सही आंसर लिख करके आओगे। ठीक है, इसीलिए लेसन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? तो ग्लोबलाइजेशन में बस आपको इतने ही पॉइंट्स देखने थे। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मतलब, अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जो कंट्री का इकोनॉमी है, जो देश के इकोनॉमीज हैं, उनको पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ अलाइन करना। यानी इसका बेसिक मीनिंग आप क्या बोल सकते हो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना देना। ठीक है, चलो इसमें हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, देखो हर चीज का कोई ना कोई फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इतना तो आपके मतलब टेक्स्ट बुक में इतना सारा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अगर बात आई है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसके फायदे क्या क्या होंगे, क्यों हमने ग्लोबलाइजेशन किया। तो ध्यान से सुनना, देखो ग्लोबलाइजेशन करने से क्या होगा ना, जो हमारी मतलब कंट्रीज है ना, उनका डेवलपमेंट होगा। कैसे डेवलपमेंट होगा बताओ जरा, तो चलो समझते हैं। चलिए फिर से हमारा प्यारा भारत हम ले लेते हैं। हमारा प्यारा भारत ऐसे तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये आपका क्या है स्टूडेंट, इंडिया। ठीक है, इंडिया सही लिखा है ना, और यहाँ पे एक और हम देश ले लेते हैं, कौन सा लिया जाए, चलो अमेरिका, इस बार भी अमेरिका ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, देखिए अमेरिका की जो मतलब कोई कंपनी है, ओके, तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। अमेरिका की कोई कंपनी ग्लोबलाइजेशन के कारण ही यहाँ की कोई कंपनी हमारे देश में आकर के बिजनेस कर सकती है, अपने प्लांट को सेटअप कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसकी कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इसकी यहाँ की कोई बहुत ही अच्छी कंपनी है जो हमारे देश में आकर के बिजनेस करना चाहती है। ठीक है, तो वो ऐसे आ सकती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ला करके अपना प्लांट जो है वो सेटअप कर दिया और यहाँ पे इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। हाँ, इसका फायदा क्या होगा, देखो अगर ये हमारी कंट्री में बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे ये लोग पैसा कहाँ पे कमाएंगे, हमारे इंडिया में ही कमाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि जो बिजनेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सरकार को टैक्स भी देते हैं। ऐसे ही बिजनेस नहीं करने दिया जाता, बल्कि आपको क्या करना होता है, जो गवर्नमेंट होती है उनको टैक्स भी देना होता है। तो अगर ये यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो जो भी इनको पैसा मिलेगा उसमें से वो क्या करेंगे, टैक्स भी तो हमारी गवर्नमेंट को देंगे ना। इससे क्या हो रहा है बताइए, किसका डेवलपमेंट होगा, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उनके पास ही पैसा जाएगा टैक्स के रूप में, है ना। तो वो जो टैक्स वाला पैसा गया है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा ही फायदा हुआ ना। समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरीके से इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हमारे देश की कोई कंपनी इनके देश में जाए और यहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने प्लांट सेटअप कर दिए और यहाँ से वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, अब इसका भी फायदा होगा। सुनो कैसे फायदा होगा बताती हूँ। ये गए और इन्होंने यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप किया और यहाँ पे इन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, ध्यान से सुनना, ये जो भी प्रॉफिट कमाएंगे क्या वो यहीं पे खर्चा करेंगे? नहीं, वो जो प्रॉफिट, जो भी पैसा यहाँ पे वो लोग कमाएंगे, हमारी कंपनी वाले जो हमारे इंडिया से जाकर के यहाँ पे इन्होंने अपने प्लांट को सेटअप किया है, वो जो प्रॉफिट वाला पैसा है वो कहाँ पर लेकर के आएंगे, हमारे देश में लेकर के आएंगे। कहाँ पर? इंडिया में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ही विकास होगा। यानी दोनों तरीके से ही हमारा फायदा, और इनका भी फायदा है। ऐसा नहीं जैसे अमेरिका वाली कंपनी अगर यहाँ से पैसा कमाएगी तो वो अपने देश लेकर के जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे जो कंट्रीज हैं, मतलब वो जैसे जो डेवलप्ड नेशन है ना, जो पहले से जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज की मदद कर सकते हैं आगे उनका विकास होने में। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का यही फायदा होता है। तो बस इतना ही आप लोगों को समझना था, और ज्यादा डीप में नहीं जाना है, चिंता मत करो, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। हमारा ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक क्या है,
फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है। इकोनॉमी का काम क्या है, चलो बताओ इकोनॉमी का काम क्या है। तो देखो किसी भी इकोनॉमी में ना बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं पता है आप लोगों को। पहला तो होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर हमको कौन देता है, इकोनॉमी देता है। यानी इकोनॉमी की मदद से हम जान सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला जो फंक्शन है वही यहाँ पे दिया गया, जो मैंने आपको बताया कि डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करो। यानी देखो आप अपने मन से कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगोगे, मतलब आपने कंपनी खोल दी, ठीक है, और अपने मन से कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, तो आप बना करके उसको बस रखोगे क्योंकि वो मार्केट में बिकने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि लोग क्या चीज मांग रहे हैं, क्योंकि जो चीज मांगा जाएगा वही आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, इसी से आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि लोग मांग रहे दूसरा कुछ, जैसे जो कस्टमर है वो मांग रहे बिस्किट, आपने बनाया नमकीन, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप अपनी नमकीन अपने फैक्ट्री में ही रखो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर की क्या डिमांड है, बिस्किट की, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे, है ना। डिसाइडिंग द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट डिसाइड करो एंड क्वांटिटी की हमें कितना बनाना है। देखो प्रोडक्ट तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने क्वांटिटी नहीं समझी, आप ऐसे ही अंधाधुंध बनाते गए, अब पूरा थोड़े ना बिकेगा, क्योंकि लोग तो क्या है, मतलब आपको सबसे पहले उनके डिमांड को समझना पड़ेगा ना कि वो कितना ले रहे हैं, कितना लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डिसाइड करने में कौन हमारी मदद करता है, इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी की मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करना है वो आप लोग आगे पढ़ोगे, जब आप 11th-12th में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। अभी आपको ऊपर ऊपर से ही समझना है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलो अब हम यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है हम उसकी बात करेंगे। क्या दिया यहाँ पे, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ना, जैसे हाँ ये देखो मेरे पास ये यही पड़ा हुआ था, ये डिब्बा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, जैसे ये कहीं ना कहीं तो बना होगा, ऐसे ही थोड़े ना मेरे पास आ गया, किसी न किसी फैक्ट्री, मतलब ये प्लास्टिक लाई गई होगी, है ना, फिर उसको अच्छे से मिला करके जो मोल्डिंग, मतलब मोल्डिंग किया गया होगा, तब जाके ये जो, रुको मैं इसको खोलती, तब जाके ये जो मतलब ये जो डिब्बा है वो बन पाया होगा। तो इसको बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा आया, मतलब मोल्डिंग में कितना लगा, फिर ये प्लास्टिक इसमें कितना लगा, इसका टोटल कितना खर्चा आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी कोई कंपनी है, मतलब कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट समझ गए ना, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़े या फिर घटे। आप क्या चाहोगे कि कम से कम सामान में, मतलब कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा, यानी जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो क्या हो, कम से कम हो, यही चाहेंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, रुको। हम क्या सोचेंगे, जैसे मेरे पास ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ, हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास 10 किलो क्या है, प्लास्टिक है, ठीक। 10 किलो क्या है स्टूडेंट, प्लास्टिक। तो हम क्या सोचेंगे कि ये 10 किलो प्लास्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या बना पाए, ये जो डिब्बे हैं ना, ये जो बॉक्सेस हैं वो हम बना पाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उनको कम करना, ठीक है। तो ये कम करने में भी हमारी हेल्प कौन कर सकता है, कौन करता है, मतलब ये भी काम किसका होता है, इकोनॉमी का ही होता है, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। अब देखो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप पूरा खराब ही अपना प्रोडक्ट कर दोगे, ये भी आपको नहीं करना है, आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी जो, मतलब आप लोग का ही एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, अगर घर पे आने के बाद आपको पता चले कि वो खराब है, तो दूसरी टाइम आप जाओगे क्या वही चीज लेने, आप नहीं लोगे, है ना। तो इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट तो आप लोगों को कम करना ही है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है, वरना फिर आप सामान बनाते जाओगे, कोई भी खरीदने वाला नहीं है, ठीक है।
चलो यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, डिसाइडिंग फॉर हुम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, यानी कि आपको मतलब देखो डिसाइड, ये भी डिसाइड करने में कौन मदद करता है, यानी ये भी किसका काम होता है, इकोनॉमी का ही। तो क्या डिसाइड करना है कि जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए। हमारे मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, तो इन सभी का ध्यान रख करके आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा, ठीक। तो उसमें भी कौन हमारी मदद करता है, इकोनॉमी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप लोग ध्यान में, तो हम कहाँ पर थे, ये पॉइंट नंबर 3 पे थे, है ना। अभी लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, चलो फिर से हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि किसके लिए हमें क्या करना है, गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक। तो ये भी काम होता है किसका, इकोनॉमी का ही काम होता है, यानी ये इसका एक फंक्शन है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमी नीड्स ऑफ द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपको ये पता चल जाए कि आगे आने वाले कुछ महीनों में, मतलब ये महीने में जो मेरा गुड्स है ना, गुड्स यानी क्या होता है, सामान, ठीक है, उस सामान का जो डिमांड है ना वो बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा वो गुड्स को मैं प्रोड्यूस करूंगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको पहले से पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अप्रोप्रिएट यानी कि उचित प्रोविजन, यानी कि अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रियल एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखो मेरे घर की मैं बात बताती हूँ। जैसे ये जो आप बक्सा देख रहे हो ना, मतलब ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये पता है किस चीज का बॉक्स है, कीवी फ्रूट का बॉक्स है। मतलब इसके अंदर क्या आता है, कीवी फ्रूट जानते हो ना, वो आता है, ठीक। तो ये मेरे घर पे पता है कौन से मौसम में ज्यादा हम लोग इसको लाते हैं, तो बरसात के मौसम में। अब ऐसा क्यों, सुनिए, देखिए बरसात के मौसम में इन्फेक्शन होते हैं, बुखार वगैरह सब लगता ही है, और बुखार मतलब मच्छर वगैरह काटते हैं तो बुखार ये सब हो ही जाता है, ठीक। और बुखार में जो आप लोग जानते ही होंगे, जो आपका WBC होता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना, उसमें प्लेटलेट होता है, ठीक है, मतलब उसका नाम है प्लेटलेट। अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए ये कीवी फ्रूट को खाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो मुझे कीवी फ्रूट की जरूरत पड़ी, ये किस लिए पड़ी, क्योंकि बारिश आया, इसकी वजह से बारिश आया, फिर मुझे बुखार हुआ, और बुखार हुआ, रिपोर्ट निकलवाया तो पता चला कि प्लेटलेट जो है वो कम है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये कीवी फ्रूट को लेकर के आए। और ये मतलब होता ही है, मैंने ये देखा है कि मेरे घर पे बरसात के मौसम में ही सब लोग बीमार पड़ते हैं। अभी भी बरसात का ही मौसम है और बीमार सब पड़े हुए हैं, तो इसके लिए ही आया है, और मैं भी बीमार ही थी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने ऑब्जर्व किया ना, मतलब पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि मेरे घर पे जब भी बरसात का मौसम आता है तभी जाके हम लोग ये फ्रूट को लेकर के आते हैं, ताकि जो हमारा मतलब हम फिर से रिकवर हो पाए, ठीक है। इसी तरीके से आप एज अ बिजनेसमैन क्या करोगे, स्टडी करोगे ना, कि मतलब पिछले साल का आप पूरा डेटा इकट्ठा करके अच्छे से उसको स्टडी करोगे कि कौन से महीने में या फिर कौन से साल में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो पिछले साल के डेटा को स्टडी करने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट इकोनॉमी की, यानी इसकी मदद से आप अच्छे से पूरी स्टडी कर सकते हो और फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, समझा। तो ये वाला पॉइंट वो था कि मेकिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन फॉर द इकोनॉमी नीड्स ऑफ द फ्यूचर। आपको ध्यान में रखना है ना कि आगे क्या होने वाला है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, ठीक। एग्जाम्पल समझ में आया ना। हाँ, मेरे सामने जो दिखा मैंने वही आपको बता दिया, ठीक। अब ये लास्ट पॉइंट समझ लीजिएगा, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमी जस्टिस, यानी जो आपका जस्टिस है ये, ठीक है। नेशनल इकोनॉमी जो है उसको भी क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अच्छे से सब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये हो गए बच्चों आप लोगों के फंक्शन, यानी कि इकोनॉमी के कार्य। और इधर हमने क्या देखा, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, वो होता है अच्छे तरीके से कंप्लीट, ठीक है। तो फिर से बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक के सारे वीडियोस, तीनों वीडियोस को देखा है ना, तो सच्ची बोल रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो इसका एक्सरसाइज है ना, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे। जो हमारा चैनल है आप जानते ही होंगे, क्वेश्चन आंसर वाला SK क्लास 2.0, ठीक है। तो उसके ऊपर ये वीडियो अपलोडेड है इसके क्वेश्चन आंसर की। तो मैं ना उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है।
तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलो बच्चों चलते हैं, बाय एवरीवन।